हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अल्फा इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग क्या करेंगे, क्लास 11th बायोलॉजी के लिए जो सेल डिवीज़न का टॉपिक डिस्कस कर रहे थे उसमें हम लोगों ने क्या किया था, एक प्रकार का सेल डिवीजन अर्थात कोशिका विभाजन डिस्कस कर लिया था, सूत्री कोशिका विभाजन। तो आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। ठीक है, तो आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, ध्यान से देखेंगे आज का लेक्चर। तो आइए स्टार्ट करते हैं अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। ठीक है, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन को मियोसिस या रिडक्शन डिवीजन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मियोसिस या रिडक्शन डिवीजन भी कहा जाता है। रिडक्शन का मतलब होता है घटना या कम होना। ठीक है, जो मियोसिस शब्द है या अर्धसूत्री शब्द है, अर्धसूत्री विभाजन जो मियोसिस टर्म है, इसको सबसे पहले दो वैज्ञानिक फार्मर और मूरे ने दिया था। किसने दिया था? फार्मर तथा मूरे, दो वैज्ञानिकों ने क्या किया था? मियोसिस शब्द का प्रयोग किया था, फार्मर और मूरे ने। ठीक है, जो अर्धसूत्री विभाजन होता है यह विशेष प्रकार का कोशिका विभाजन होता है। यह केवल विशेष प्रकार के स्थान पे होता है और इसके द्वारा क्या होता है? युग्मक का निर्माण होता है। तो अर्धसूत्री विभाजन जर्म सेल्स में होता है। किस में होता है? इसकी क्या विशेषताएं हैं? यह कहाँ पे होता है? ओनली जर्म सेल्स में होता है। ठीक है, और जर्म सेल्स कहाँ पे पाई जाती हैं? जो अंडाशय और क्या होता है? वृषण होता है, वृषण अर्थात टेस्टिस। तो अंडाशय और कहाँ पे, अगर हम मनुष्य की बात कर रहे हैं तो मनुष्य में अंडाशय में और कहाँ पे होता है? वृषण में ही क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसके द्वारा युग्मकों का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? युग्मकों का। अंडाशय में किसका निर्माण होगा? अंडाणु का निर्माण होगा। और वृषण में किसका निर्माण होगा? शुक्राणु का निर्माण होगा। दोनों का निर्माण किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के द्वारा होता है, जिसको क्या कहते हैं? मियोसिस कहते हैं या रिडक्शन डिवीजन कहा जाता है। ठीक है, समझ में आना दोस्तों? तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, जो अर्धसूत्री विभाजन होता है यहाँ पे डीएनए का द्विगुणन एक बार होता है, लेकिन कोशिका का विभाजन 2 बार होता है। ठीक है, तो यह प्रक्रिया 2 स्टेप में पूरी होती है। डीएनए द्विगुणन कितनी बार होता है? डीएनए द्विगुणन 1 बार होता है। ठीक है, और विभाजन कितनी बार होगा? विभाजन 2 बार होता है। विभाजन क्या होगा? 2 बार होता है। विभाजन 2 बार होता है। तो अगर विभाजन 2 बार होगा, एक कोशिका से 2 कोशिका, फिर 2 से क्या हो जाएगा? 4 कोशिकाएं बनती हैं। ठीक है, इस प्रकार क्या होता है? एक कोशिका से 2 कोशिका और फिर क्या होगा? 2 से 4 कोशिकाएं बन जाती हैं। ठीक है, समझ में आना? तो इस प्रकार से अर्धसूत्री विभाजन 2 चरणों में पूरा होता है। पहले चरण को कहते हैं मियोसिस फर्स्ट। ठीक है, पहला स्टेप क्या हो जाता है? मियोसिस फर्स्ट, और दूसरा स्टेप हो जाता है मियोसिस सेकेंड। पहला चरण मियोसिस फर्स्ट, दूसरा चरण मियोसिस सेकेंड। सामान्यतः जो जनक कोशिका होती है यह कैसी होती है? द्विगुणित होती है। और जो कोशिकाएं बनती हैं, संतति कोशिकाएं, ये कैसी होती हैं? अगुणित होती हैं, अर्थात हैप्लॉइड होती हैं। तो यह क्या होती है? अर्धसूत्री कोशिका विभाजन की विशेषता होती है। यहाँ पे डीएनए का द्विगुणन 1 बार होता है और कोशिका का विभाजन 2 बार होता है। इस प्रकार से एक अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के फलस्वरूप मतलब बाद क्या होता है? 4 अगुणित कोशिकाओं का निर्माण होता है। क्या होता है? 4 अगुणित कोशिकाओं का निर्माण होता है। ठीक है, किसके द्वारा? एक अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के द्वारा। ठीक है, समझ में आया? देखिए अर्धसूत्री कोशिका विभाजन जो है यह कितने चरणों में पूरा होता है? मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड। ठीक है, तो आप कह सकते हैं अर्धसूत्री विभाजन प्रथम और अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय। ठीक है ना? तो ठीक है, इसको रफ करते हैं फ्रेंड्स, तो आगे फिर आगे बताया जाएगा। चलिए, तो इसको रफ कर देते हैं। यहाँ तक जो भी पॉइंट्स हैं आप लोग क्या कर सकते हैं? नोट कर सकते हैं। ठीक है,
ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे देखेंगे जो अर्धसूत्री विभाजन होता है इसमें 2 चरण होते हैं, हम लोगों ने बात किया। और हम लोगों ने कहा कि मियोसिस फर्स्ट होता है, मियोसिस सेकेंड होता है, ठीक है ना। तो मियोसिस प्रथम हो गया या फर्स्ट, और ये क्या हो गया, मियोसिस सेकेंड हो गया, ठीक है। ओके, अब देखिए जो मियोसिस फर्स्ट होता है इसमें क्या होता है, जैसे सूत्री विभाजन में अवस्थाएं होती थी, पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था और अंत्यावस्था, ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे क्या होता है, जो मियोसिस फर्स्ट होता है, अब इसमें क्या होता है, प्रोफेज फर्स्ट होता है, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, ठीक है। अब आप लोगों को हिंदी पता है इसका, तो एक बार हिंदी हम लोग पढ़ चुके हैं इसलिए इंग्लिश में ही कोई दिक्कत नहीं, और इंग्लिश नाम क्या है यहाँ पे आसान होता है, ठीक है। मेटाफेज के बाद एनाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टीलोफेज फर्स्ट, ठीक है। ये क्या होता है, ये 4 उप अवस्थाएं होती हैं, ठीक है। जो मियोसिस फर्स्ट होता है, अब इसमें क्या होता है, 4 उप अवस्थाएं होती हैं, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टीलोफेज फर्स्ट, ठीक है, समझ में है ना। प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज, ठीक है, और टीलोफेज, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ पे देखिए ये जो प्रावस्थाएं हैं, हर एक प्रावस्था में कुछ घटनाएं होंगी, और कौन कौन सी घटनाएं होने वाली हैं उसको आगे हम लोग देखने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए जो सबसे पहली अवस्था है प्रोफेज फर्स्ट या पूर्वावस्था प्रथम, ठीक है। इसी तरह से क्या होगा, जो मियोसिस है इसमें भी क्या होगा, मियोसिस सेकेंड है, इसमें भी क्या होगा, इसमें क्या होगा, प्रोफेज फर्स्ट होगा, सॉरी प्रोफेज सेकेंड होगा, मेटाफेज सेकेंड होगा, एनाफेज सेकेंड होगा, और क्या होगा, टीलोफेज सेकेंड होगा, ठीक है, समझ में आया ना। तो दोनों में मियोसिस सेकेंड में सेकेंड और फर्स्ट में क्या होगा, फर्स्ट करके नाम आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले जो मियोसिस फर्स्ट है इसकी बात करेंगे, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप होने वाला है मियोसिस फर्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पे जो सबसे पहला जो फेज है, ठीक है, स्टेप्स है, प्रोफेज फर्स्ट या पूर्वावस्था प्रथम, यह क्या होता है, सूत्री विभाजन की तुलना में जटिल और लंबी अवस्था होती है, ठीक है। तो यहाँ पे मियोसिस फर्स्ट का जो प्रोफेज फर्स्ट होता है, यह सूत्री विभाजन के तुलना में जो अर्धसूत्री विभाजन होता है इसका जो यह चरण है, यह जो फेज है, यह जो अवस्था है वह क्या होती है, जटिल और लंबी होती है। तो इस प्रकार से इसमें कुल 5 उप अवस्थाएं होती हैं या 5 स्टेप्स होते हैं, ठीक है। और कौन कौन से स्टेप्स होते हैं आगे देखिए। तो यहाँ पे होता है, तो चलिए मैं ABC कर देता हूँ, ठीक है। ए होता है लिप्टोटीन, लिप्टोटीन, बी हो गया जाइगोटीन, ठीक है। सी है पैकिटीन, ठीक है। डी डिप्लोटीन, और ई हो जाता है 5वां डाइकाइनेसिस, क्या होता है, डाइकाइनेसिस, ठीक है, समझ में आया ना। देखिए अब यहाँ पे क्या है, जो प्रोफेज फर्स्ट है इसमें 5 उप अवस्थाएं हैं, स्टेप्स हैं, लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस, ठीक है। तो बहुत ही आसान है। अब हम क्या करेंगे, हर एक स्टेप्स में क्या होता है, किस प्रकार की घटनाएं होती हैं वह आपको देखना है, ठीक है ना, समझ में आया फ्रेंड्स। तो आइए देखते हैं क्या होता है। देखिए जो लिप्टोटीन है, यहाँ पे ये लिप्टोटीन का डायग्राम है, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। तो सबसे पहले देखिए जो लिप्टोटीन अवस्था होती है इसमें क्या होता है, ठीक है। देखिए तो ये इसमें आप देखते हैं कि जो गुणसूत्र हैं वो क्या होते हैं, धागे के रूप में दिखाई देते हैं, ठीक है। जो लिप्टो है, लिप्टो का मतलब होता है थ्रेड या पतले, ठीक है, पतले या थ्रेड, और टीन का मतलब क्या होता है, धागे जैसी संरचना, थ्रेड,
ठीक है। तो यहाँ पे जो क्रोमोजोम्स होते हैं, जो गुणसूत्र होता है या जो डीएनए होता है वह किस रूप में रहता है, क्रोमेटिन थ्रेड के रूप में रहता है, ठीक है। काफ़ी पतले पतले धागे दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे जो क्रोमोजोम होता है, डीएनए होता है, किस रूप में रहता है, क्रोमेटिन थ्रेड के रूप में रहता है, ठीक है, या क्रोमेटिन धागे के जैसा रहता है। समझ में आया? किसमें, लिप्टोटीन अवस्था में, जो कि प्रोफेज फर्स्ट की पहली अवस्था है। जो डीएनए है कैसा होगा, क्रोमेटिन धागे के रूप में रहता है, ठीक है। समझ में आया ना? अब यहाँ पे देखिए दूसरा स्टेप क्या है, कौन सा स्टेप, दूसरा स्टेप है जाइगोटीन, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, जाइगोटीन है। जाइगोटीन यहाँ पे है, ठीक है, जाइगोटीन का डायग्राम ये है। तो जाइगो का मतलब होता है जोड़ा या पेयर। तो इसमें क्या होता है कि जो गुणसूत्र होते हैं, यहाँ पे धीरे धीरे कंडेंसेशन स्टार्ट हो रहा है, संघनन स्टार्ट होता है। जो डीएनए होता है या गुणसूत्र होता है उसमें संघनन हो जाता है, क्या होता है, कंडेंसेशन हो जाता है, अर्थात संघनन हो जाता है, जिससे गुणसूत्र कैसे दिखाई देते हैं, बाईवैलेंट दिखाई देने लगते हैं। इसमें क्या होता है, दो भुजाएं दिखती हैं, ठीक है। क्या होता है, दो भुजाएं दिखती हैं। देखिए यहाँ पे इस तरह से आप देख रहे हैं कि इसमें दो थ्रेड दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, अर्थात बाईवैलेंट स्ट्रक्चर क्या होता है, यहाँ पे दिखाई देता है। तो जो अर्ध गुणसूत्र हैं, अर्ध गुणसूत्र क्या होते हैं, दिखाई देने लगते हैं, ठीक है। जिसमें आप एक गुणसूत्र देख रहे हैं, एक में क्या है, दो अर्ध गुणसूत्र होते हैं। यहाँ पे जाइगोटीन में क्या होता है, जो दोनों अर्ध गुणसूत्र होते हैं वो एक प्रोटीन से बने सबस्टेंस से क्या होता है, आपस में जुड़े होते हैं, ठीक है। तो मैं जाइगोटीन का डायग्राम यहाँ पे बना देता हूँ एक। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए ये डायग्राम दिख रहा है। यहाँ पे ये दो अर्ध गुणसूत्र क्या होते हैं, प्रोटीन से बने सबस्टेंस से क्या होते हैं, आपस में सट जाते हैं या चिपक जाते हैं, ठीक है। दो अर्ध गुणसूत्र हैं और ये दोनों कैसे होते हैं, समजात होते हैं। तो बीच में क्या है, ये प्रोटीन है। और यह जो स्ट्रक्चर बनता है, यह जो सिनेप्सिस होता है, इसको क्या कहते हैं, सूत्र युग्मन कहते हैं। क्या कहते हैं, सूत्र युग्मन। यह कौन सी संरचना बनी है, सूत्र युग्मन। ठीक है। तो यहाँ पे जो अर्ध गुणसूत्र हैं वह क्या हो जाते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं या सट जाते हैं। किससे जुड़ते हैं, प्रोटीन से। यह जो कॉम्प्लेक्स बनता है, यह जो संरचना बनती है, इसे सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। क्या कहते हैं, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, गुणसूत्रों का आपस में सिनेप्सिस होता है या सूत्र युग्मन होता है। गुणसूत्र क्या होते हैं, आपस में जुड़ते हैं और सूत्र युग्मन होता है, सिनेप्सिस बनता है या सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनता है। समझ में आया, किस अवस्था में, जाइगोटीन में गुणसूत्र आपस में जुड़ते हैं, जोड़ा बनाने लगते हैं, ठीक है ना। समझ में आया। और कैसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है, बाईवैलेंट स्ट्रक्चर दिखाई देता है। जाइगोटीन में कैसे होते हैं गुणसूत्र, बाईवैलेंट, ठीक है। समझ में आया, बाईवैलेंट। बाई का मतलब होता है दो, वैलेंट का मतलब है आर्म। तो यहाँ पे ऐसे ऊपर आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे दो भुजाएं ऐसा लगता है दिखाई दे रही हैं, ठीक है। तो ये जाइगोटीन की अवस्था थी। अब देखिए यहाँ पे पैकीटीन की अवस्था है। कौन सी अवस्था, तीसरा स्टेज है पैकीटीन, ठीक है। समझ में, जो पैकीटीन अवस्था होती है, पैकीटीन अवस्था में गुणसूत्र संघनित होकर के जो डीएनए होता है वह संघनित होकर के पूर्ण रूप से गुणसूत्र का क्या करता है, रूप ले लेता है। क्या बन जाते हैं, यहाँ पे गुणसूत्र बन जाते हैं। कंप्लीटली क्या होता है, यहाँ पे गुणसूत्र बन जाता है पूरी रूप से संघनित, पूर्ण रूप से संघनित होकर के। यहाँ पे जब गुणसूत्र बनते हैं तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा दो, एक यहाँ पे काले रंग का देख रहे हैं और यहाँ पर भी काले रंग का, ठीक है, गुणसूत्र देख रहे हैं। तो और नीचे क्या है, लाल रंग का बनाया गया है। तो ये दोनों जो गुणसूत्र होते हैं आपस में समजात होते हैं। तो यहाँ पे पैकीटीन अवस्था में क्या होता है, समजात गुणसूत्रों का क्या होता है, जोड़ा बन जाता है और उनके बीच क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर की क्रिया होती है या क्या होता है, विनिमय की क्रिया होती है। पैकीटीन में क्या होता है,
क्रॉसिंग ओवर होता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर को क्या कहते हैं? विनिमय कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 60 में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्रॉसिंग ओवर या विनिमय क्या होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो गुणसूत्र हैं, ये कौन से गुणसूत्र हैं? समजात गुणसूत्र हैं, जो आपस में क्या होते हैं? जुड़ जाते हैं। अर्थात पैकिटीन अवस्था में क्या होता है? समजात गुणसूत्रों का जोड़ा बन जाता है। क्या बनता है? समजात गुणसूत्रों का जोड़ा बन जाता है। तो ये कौन से गुणसूत्र हैं? समजात गुणसूत्र, समजात गुणसूत्र। ठीक है, तो यहाँ पे समजात गुणसूत्रों का जोड़ा बन जाता है और क्या होती है? क्रॉसिंग ओवर होता है या विनिमय होता है। तो देखिए विनिमय क्या होता है। ठीक है, तो विनिमय की अगर हम बात करते हैं तो डीएनए के बीच, गुणसूत्रों के बीच जो डीएनए की अदला बदली होती है उसी प्रक्रिया को कहते हैं विनिमय। यहाँ पे डायग्राम देखेंगे ध्यान से आप लोग। तो मान लीजिए दो गुणसूत्र हैं। ठीक है, एक ये गुणसूत्र लाल रंग का है, दिखाई दे रहा है सबको? हाँ दिखाई दे रहा है। तो और दूसरा गुणसूत्र क्या है? काले रंग का है ऊपर। ठीक है, तो ये क्या है? ये दो गुणसूत्र हैं और दोनों कैसे हैं? समजात गुणसूत्र हैं। कैसे गुणसूत्र हैं? समजात गुणसूत्र हैं। तो क्या होता है कि ये दोनों जो गुणसूत्र हैं, इन दोनों के जो गुणसूत्र के भुजाएं हैं या गुणसूत्र का आर्म है, इनके बीच में क्या होता है? जब जोड़ा बनता है तो डीएनए की क्या होती है? अदला बदली हो जाती है। अर्थात जो काले रंग का गुणसूत्र है, यहाँ पे मैं आप लोगों को दो अलग अलग दिखाने के लिए रंग बनाया हूँ। ठीक है, तो ये जो गुणसूत्र है इसका कुछ डीएनए टूट करके लाल रंग वाले में और लाल रंग वाले का गुणसूत्र कुछ टूट करके काले रंग वाले गुणसूत्र में चला जाता है। ठीक है, इसी को कहते हैं क्रॉसिंग ओवर या विनिमय। तो बहुत ही आसान है, अर्थात क्या हो गया? अदला बदली। जैसे क्या होता था कि आप क्या करेंगे? किसी को अपना सामान दीजिए और उसके बदले कोई दूसरा सामान ले लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा सामान तो नहीं लिया जा रहा है, वही सामान लिया जा रहा है। ठीक है ना। जैसे देखिए यहाँ पे जो गुणसूत्र है और यहाँ पे दोनों के बीच में क्या हो गया? डीएनए की अदला बदली हो गई। इस डायग्राम में आप थोड़ा सा यहाँ पे देख सकते हैं क्या हो गया है? जो इसका खंड है, जो लाल वाला गुणसूत्र है, इसका खंड काले वाले के साथ जुड़ गया है और जो काला वाला गुणसूत्र है, ठीक है, उसका किसके साथ जुड़ गया है? लाल वाले के साथ जुड़ गया है। अर्थात डीएनए की अदला बदली यहाँ पे हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? देखिए जब यहाँ पे डीएनए की अदला बदली हो जाएगी, इसके बाद क्या होगा? तो यहाँ पे ये काला वाला गुणसूत्र का भाग इसके साथ आ जाएगा। ठीक है, और इसमें क्या होगा? तो जो इसका लाल वाला गुणसूत्र है, इसका भाग इसके साथ जुड़ जाता है। इस प्रकार से यही क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर होता है या क्या होता है? विनिमय प्रक्रिया होती है। ठीक है, समझ में आया ना फ्रेंड्स? तो ध्यान से देखेंगे, पैकिटीन में क्या हो गया? समजात गुणसूत्रों का जोड़ा बनता है और क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर या विनिमय प्रक्रिया होती है। ठीक है, आगे देखिए अगला स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप है डिप्लोटीन। क्या है? डिप्लोटीन। तो जब क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर हो जाता है, इसके बाद क्या होता है? गुणसूत्र क्रॉसिंग ओवर हो गया, जीन की अदला बदली हो गई या डीएनए की अदला बदली हो गई, तो फिर डिप्लोटीन अवस्था में क्या होता है कि गुणसूत्र एक दूसरे से क्या होते हैं? जुड़े रह जाते हैं। ठीक है, अदला बदली हो चुकी है लेकिन क्या होते हैं? जुड़े रहते हैं। तो जिस स्थान पे ये जुड़े रहते हैं इसे क्या कहते हैं? कियाज्मेटा कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है? कियाज्मेटा कहा जाता है। कियाज्मेटा कहा जाता है या विनिमय बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? विनिमय बिंदु कहते हैं। विनिमय बिंदु कहिए हिंदी में, या फिर क्या कहेंगे? कियाज्मेटा कहा जाता है। किसको? जिस स्थान पे क्रॉसिंग ओवर के बाद गुणसूत्र जुड़े रहते हैं, जिस बिंदु पर जुड़े रहते हैं, उस बिंदु को विनिमय बिंदु कहा जाता है या कियाज्मेटा कहा जाता है। ठीक है, तो बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। ठीक है, बहुत ही ईजी है। डिप्लोटीन में क्या होता है? गुणसूत्र बिंदु बनता है। ठीक है, जिस स्थान पे गुणसूत्र आपस में जुड़े रहते हैं, समजात गुणसूत्र।
धीरे धीरे क्या होता है, यहाँ पे जो गुणसूत्र हैं वह एक दूसरे से अलग होने लगते हैं। डिप्लोटिन में क्या होगा, विनिमय बिंदु है और गुणसूत्र एक दूसरे से क्या होते हैं, अलग होने लगते हैं। ठीक है, और इसके बाद अगला स्टेप आता है डाईकाइनेसिस। कौन सा स्टेप है, डाईकाइनेसिस। ठीक है, तो डाईकाइनेसिस में क्या होता है, देखिए जो गुणसूत्र हैं वह क्या होते हैं, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तो आप देख रहे हैं ये दोनों गुणसूत्र क्या हो गए हैं, एक दूसरे से अलग हो गए हैं और इसका डीएनए इसमें आ गया, इसका डीएनए इसमें आ गया, या इसका कुछ भाग इसमें, इसका कुछ भाग इसमें आ गया है। ठीक है, विनिमय प्रक्रिया हो चुकी है। तो इस प्रक्रिया डाईकाइनेसिस में क्या होता है, सीमांतीकरण होता है। क्या होता है, डाईकाइनेसिस में सीमांतीकरण होता है, या इसे इंग्लिश में टर्मिनलाइजेशन कहा जाता है। क्या होता है, टर्मिनलाइजेशन। ठीक है, समझ में आया फ्रेंड्स। अब यह प्रक्रिया क्या होती है, देखिए ये जो गुणसूत्र बिंदु है ना, यह क्या होता है, जब गुणसूत्र एक दूसरे से क्या होते हैं, दूर जाते हैं, गुणसूत्र एक दूसरे से दूर जाते हैं, तो यह गुणसूत्र बिंदु क्या होता है, धीरे धीरे बाहर की ओर, टर्मिनल एंड की ओर क्या होता है, खिसकता जाता है। इसलिए इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, टर्मिनलाइजेशन या सीमांतीकरण कहते हैं। ठीक है, तो मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ जिसमें आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि टर्मिनलाइजेशन क्या होता है या सीमांतीकरण क्या होता है। ठीक है, तो ये एक गुणसूत्र है। ठीक है, इसका ये दूसरा भाग है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ, इससे क्या होगा, थोड़ा सा समझना आपके लिए आसान होगा। अब यहाँ पे देखिए दूसरा वाला गुणसूत्र ये रहा। ठीक है, देख रहे हैं। अब यह जो बिंदु है जहाँ पे ये जुड़े हैं, इसी को क्या कहा जाएगा, कियाज्मेटा या विनिमय बिंदु कहेंगे। तो यह धीरे धीरे क्या होता है, इधर बाहर की ओर, ठीक है, सिरे की ओर क्या होता है, खिसकता जाता है गुणसूत्र बिंदु। ठीक है, और इसी को क्या कहते हैं, सीमांतीकरण या टर्मिनलाइजेशन कहा जाता है। ठीक है, धीरे धीरे फिर क्या होता है, गुणसूत्र एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। किस अवस्था में, डाईकाइनेसिस में गुणसूत्र क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं। तो यह पूरी प्रक्रिया थी, ठीक है, प्रोफेज की। किस अवस्था की, प्रोफेज की, जिसमें लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन और डाईकाइनेसिस था। ठीक है फ्रेंड्स, तो समझ में आया। तो इसके बाद क्या है, अगला स्टेप है यहाँ पे मेटाफेज फर्स्ट। ठीक है, तो देखिए मेटाफेज फर्स्ट क्या होता है। अब इस डायग्राम को रफ कर दिया जाए तो आप लोग अपना ड्रा कर सकते हैं समझने के लिए अच्छे से। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे अब मेटाफेज फर्स्ट क्या होता है। तो हम लोगों ने सूत्री विभाजन में पढ़ा था कि मेटाफेज में क्या होता है, जो गुणसूत्र होते हैं वह क्या होते हैं, मध्य रेखा पर, गुणसूत्र मध्य रेखा पर व्यवस्थित हो जाते हैं। ठीक है, तो जो प्रोफेज होता है, प्रोफेज में आप लोगों ने एक प्रक्रिया और भी स्टडी किया था कि यहाँ पे जो तारक काय होता है, तारक काय बन जाते हैं। क्या बन जाता है, तारक काय बन जाता है। और जो केंद्रक कला है, गोल्गी काय है, वो सभी क्या होते हैं, विलुप्त हो जाते हैं, अर्थात दिखाई नहीं देते। तो मेटाफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, इसमें क्या होगा, देखिए आप सभी लोग ध्यान से देखेंगे। मेटाफेज फर्स्ट में, चलिए थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बनाते हैं जिससे आसानी से समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। मेटाफेज फर्स्ट, देखिए अब इसमें क्या होता है, जो गुणसूत्र है वह कहाँ पे व्यवस्थित हो जाते हैं, और समजात गुणसूत्रों का जोड़ा व्यवस्थित होगा। ऐसा नहीं है कि ठीक है, ध्यान से डायग्राम देखेंगे, बहुत ही आसान है। देखिए ये क्या है, समजात गुणसूत्रों का जोड़ा है। अब इसमें हम लोगों ने पढ़ा था, यहाँ पे देखा था कि क्या हो गया है, विनिमय हो गया, तो इसके पास काला वाला गुणसूत्र आ गया और इसके पास क्या होता है, लाल वाला।
तो देखिए हमने केवल सरलता से समझने के लिए एक भुजा में ही क्रॉसिंग ओवर देखा, तो ये अलग अलग सभी भुजाओं में, सभी खंडों में, ठीक है, जो पार्ट है गुणसूत्र का, जो आर्म है दूसरे वाले, उसमें भी क्या हो सकता है, गुणसूत्र की अदला बदली हो सकती है। ठीक है, तो मेटाफेज में क्या होता है कि गुणसूत्र कहाँ पे, मध्य रेखा पर व्यवस्थित हो जाते हैं, और जो सेंट्रियोल अर्थात आप उसको तारक काय कह सकते हैं, तो जो प्रोफेज अवस्था में तारक काय बने होते हैं वह क्या होते हैं, विपरीत ध्रुवों की ओर पहुंच जाते हैं। तो देखिए तारक काय क्या होता है, विपरीत ध्रुवों की ओर पहुंच जाता है, और जो गुणसूत्र होते हैं यह क्या होते हैं, मध्य रेखा पर व्यवस्थित हो जाते हैं। किस अवस्था में, मेटाफेज में। ठीक है, समझ में आया। अब यहाँ से तारक काय क्या करता है, स्पिंडल फाइबर बनाता है, और ये स्पिंडल फाइबर गुणसूत्र के किससे, जो सेंट्रोमियर होता है, ठीक है, जो गुणसूत्र बिंदु होता है, इससे क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। यह सारी प्रक्रियाएं कहाँ पे होती हैं, मेटाफेज प्रथम में होती है। ठीक है, समझ में आया। तो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गुणसूत्र मध्य रेखा पे, कौन से गुणसूत्र, समजात गुणसूत्रों का जोड़ा किसका है, ये समजात गुणसूत्र हैं। कौन से गुणसूत्र हैं, समजात गुणसूत्र, होमोलागस गुणसूत्र कहते हैं इनको, क्रोमोसोम। तो समजात गुणसूत्रों का जोड़ा क्या होता है, मध्य रेखा पर व्यवस्थित हो जाता है। ठीक है, अगला जो स्टेप है वो है एनाफेज। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, एनाफेज। देखिए एनाफेज में क्या होता है, एनाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए एनाफेज में क्या होने वाला है। अब यहाँ पे जो गुणसूत्र हैं, कौन से, समजात गुणसूत्र हैं, वह क्या होते हैं, विपरीत ध्रुवों की ओर जाने लगते हैं। एनाफेज में क्या होगा, जो समजात गुणसूत्र हैं वह कहाँ पे जाने लगते हैं, विपरीत ध्रुवों की ओर जाने लगते हैं। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। डायग्राम समझ में आया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो समजात गुणसूत्र हैं वह क्या होते हैं, विपरीत ध्रुवों की ओर जाने लगते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये गुणसूत्र एक दूसरे से दूर जाने लगते हैं, किसमें, एनाफेज में। ठीक है, आसानी से ये आपको दिखाई दे रहे हैं कि ये एक दूसरे से क्या है, दूर जा रहे हैं। यहाँ पे क्या है, मध्य रेखा पे थे। एनाफेज में क्या होता है, एनाफेज फर्स्ट में ये एक दूसरे से दूर जाने लगते हैं। ठीक है ना, समझ में। और टीलोफेज में क्या होगा, टीलोफेज में ये दोनों क्या होते हैं, विपरीत ध्रुवों पर पहुँच जाते हैं। टीलोफेज में क्या होगा, टीलोफेज में ये दोनों जो गुणसूत्रों का, जो समजात गुणसूत्र हैं वो समजात गुणसूत्र कहाँ पे पहुंच जाते हैं, टीलोफेज में। एनाफेज, टीलोफेज। टीलोफेज में ये क्या होते हैं, विपरीत ध्रुवों पे पहुंच जाते हैं, और क्या होती है, केंद्रक कला का क्या होता है, निर्माण हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, अब ये क्या होते हैं, ऐसे विपरीत ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं, और क्या हो जाता है, केंद्रक कला का निर्माण हो जाता है। ठीक है, ठीक है, समझ में आया। तो बहुत ही आसान है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो गुणसूत्र हैं, समजात गुणसूत्र, वो क्या होते हैं, विपरीत ध्रुव पे पहुँच जाते हैं, और क्या होता है, केंद्रक कला का निर्माण हो जाता है। किस अवस्था में, टीलोफेज फर्स्ट में, टीलोफेज फर्स्ट में। ठीक है ना, समझ में आया। और केंद्रक कला बन जाता है, गुणसूत्र क्या होते हैं, विपरीत ध्रुव पे पहुँच जाते हैं। इसके बाद क्या होता है, कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा। देखिए एनाफेज टीलोफेज हो गया। अब इसके बाद जब क्या होगा, कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा, तो इस प्रकार से क्या होता है, 2 कोशिकाएं बन जाती हैं। कितनी कोशिकाएं बन जाएंगी, 2 कोशिकाएं बन जाती हैं। कोशा द्रव्य का विभाजन, तो ये कैरियोकाइनेसिस था। इसके बाद क्या होगा, कोशा द्रव्य का विभाजन होगा, जिसमें क्या होगा, ये कोशिका 2 कोशिकाओं का निर्माण कर देती है। इस प्रकार से क्या होता है, मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो जाता है, जिसमें क्या होता है, 2 कोशिकाएं बन जाती हैं। मियोसिस फर्स्ट के बाद स्टार्ट होता है मियोसिस सेकेंड।
क्या हो स्टार्ट होगा, मियोसिस सेकेंड। अब जब मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो गया तो मियोसिस सेकेंड में प्रोफेज सेकेंड होगा, मेटाफेज सेकेंड होगा, एनाफेज सेकेंड होगा और टीलोफेज सेकेंड होगा। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आना। तो यहाँ पे जो मियोसिस सेकेंड है ये क्या होता है, पूर्ण रूप से किसके समान होता है, यह पूर्ण रूप से सूत्री विभाजन के समान होता है। किसके समान होता है, सूत्री विभाजन के समान होता है। ठीक है, तो हम लोग सूत्री विभाजन डिस्कस कर चुके हैं, तो इसको डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग देख सकते हैं सूत्री विभाजन में जो भी घटनाएं होती हैं वही सारी घटनाएं कहाँ पे होती हैं, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज सेकेंड में होती है, अर्थात मियोसिस सेकेंड में होती है। इस प्रकार से क्या होता है, एक कोशिका से दो कोशिका और दो कोशिका से पुनः क्या होता है, चार कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। और ये चारों कोशिकाएं कैसी होती हैं, अर्धसूत्री कोशिकाएं होती हैं। ये पहला जो स्टेप होता है इसको मियोसिस फर्स्ट कहेंगे और इसको क्या कहते हैं, मियोसिस सेकेंड कहते हैं। ठीक है, तो जो मियोसिस सेकेंड के फर्स्ट के बाद कोशिकाएं बनती हैं ये कैसी होती हैं, 2n होती हैं। और यहाँ पे ये कोशिकाएं कैसी बनती हैं, ये n होती हैं, अर्थात अगुणित होती हैं। ठीक है, समझ में आया फ्रेंड्स। तो अर्धसूत्री विभाजन में एक कोशिका से क्या होती है, चार कोशिकाओं का निर्माण होता है और यहाँ पे चार अगुणित कोशिकाओं का निर्माण होता है, जो युग्मक निर्माण के लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि यहाँ पे गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, आधी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन का क्या महत्व होगा देख लीजिए, समझ लीजिए। इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं। देखिए, अर्धसूत्री विभाजन में जो कोशिकाएं बनती हैं ये कैसी होती हैं, अगुणित होती हैं। ठीक है ना, तो जो अंडाणु होता है यह कैसा होगा, अगुणित होगा। और जो शुक्राणु होता है यह भी कैसा होगा, अगुणित होगा। तो दोनों के संयुग्मन से क्या बनता है, जाइगोट बनता है या युग्मनज बनता है। पुनः n प्लस n क्या हो जाता है, 2n हो जाता है। गुणसूत्रों की जो संख्या है वह क्या है, पुनः बन जाती है, अर्थात द्विगुणित अवस्था आ जाती है। इसलिए क्या होता है, जो युग्मक होते हैं इसके पास गुणसूत्रों की संख्या आधे होना क्या है, बहुत ही आवश्यक है, जिससे युग्मनज में क्या हो जाए, पुनः वह गुणसूत्रों की संख्या द्विगुणित हो जाती है। तो यह क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर ऐसा नहीं होगा तो हर बार क्या होगा, गुणसूत्रों की संख्या दो गुनी होती जाएगी। ठीक है, इसलिए युग्मक निर्माण के लिए क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन द्वारा युग्मक का निर्माण होता है। ठीक है फ्रेंड, समझ में आया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है आज का, अर्धसूत्री विभाजन, मियोसिस। ठीक है, तो इसमें से जो प्रोफेज है, सबसे इंपॉर्टेंट अवस्था क्या है, प्रोफेज में पूछा जाता है कि लिप्टोटीन में क्या होता है, जाइगोटीन में क्या होता है, पैकिटीन में क्या होता है, डिप्लोटीन में क्या होता है, डाइकाइनेसिस में क्या होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हर एक स्टेप को बहुत ही अच्छे से समझाया गया है। आप लोग डायग्राम के साथ क्या करेंगे, प्रिपेयर कर लेंगे और मिलते हैं इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में कोई नया एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही।